भारतीय डाक विभाग की तरफ से एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। और बहुत ही सुनहरा मौका है, अगर आपने 10th पास आउट कर रखी है किसी भी बोर्ड से तो आप इस वैकेंसी के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। किसी भी बोर्ड से आपकी 10th 10वीं की पास आउट की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और हम बात करें कि आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं बिना कोई एग्ज़ाम के, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसमें सिलेक्शन बिना कोई एग्ज़ाम दिए ही ले सकते हैं। और इसमें और आज बहुत ही अच्छी खासी करीब आपकी वैकेंसी इसमें जो रहने वाली है, करीब आपकी लगभग आपकी 50,000 वैकेंसी है। तो बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी है। आप इस फॉर्म को जल्द से जल्द अप्लाई करें। हम सारी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार की वैकेंसी में बहुत सारे चेंजेस भी देखने के लिए मिले हैं। कि कई बार स्टूडेंट की शिकायत होते हैं, कई बार ये डाउट रहता है मन में कि आपकी परसेंटेज, हाँ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इसमें एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा तो बाकी सिलेक्शन का प्रोसेस जो है तो वो तो रहने वाली है आपकी बेसिक और परसेंटेज मार्क्स पे, कि आपने 10th में कितनी परसेंटेज लाई है। और अगर हमने 10th में लाई है तो इसमें से कितने कैंडिडेट का मेरिट बनता है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में, कई बार ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर इसमें जो स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं वो होते हैं CBSE बोर्ड से। तो CBSE बोर्ड वाले के क्या फ़ायदा इसमें बेनिफिट मिल जाते हैं, जो कि इंग्लिश मीडियम के छात्र होते हैं तो उनके तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्वियसली ज़्यादा मार्क्स वो गेन किए हुए होते हैं, उनकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स और कंपैरिजन बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के कंपैरिजन में उनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादा होने के मार्क्स की वजह से कई उनमें उनको प्रेफरेंस थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारे वैकेंसी CBSE बोर्ड वाले को हाथ में चले जाते हैं। तो यहाँ पे उन चीज़ों को देखते हुए क्या इनमें कुछ मतलब बदलाव किए हैं पिछली बार के कंपैरिजन, इस बार का क्या कुछ बदलाव है और हमारा कितना परसेंटेज है, तो हम एकदम सिक्योर हैं कि इसमें मेरा शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद नॉर्मल प्रोसीजर से आपको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से गुजरना होता है। और अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से गुजरने के बाद आपकी फाइनल मेरिट बन जाती है, और फाइनल मेरिट बनने के बाद आप एज ए ज्वाइन करते हैं आप की डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस में। तो इसमें 2-3 पोस्टेज हैं और हम सारे पोस्ट को जानेंगे एक तरफ से, और कौन से पोस्ट में आपको कौन सा वर्क करना पड़ेगा हम उनके बारे में भी जानेंगे। और आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे ज़रूरी बात कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप वीडियो को अंत तक देखें, हम सारे डॉक्यूमेंट को आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वो सारे डॉक्यूमेंट आप बनवा लेंगे। आगे आपके पास अगर वो सारे डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो वहाँ पे आपको डिस्क्वालीफाई करे जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम बहुत ध्यान देने की बात है, आपको क्या क्या कौन कौन सा डॉक्यूमेंट को आप किस अरेंजमेंट फॉर्म में आपको वहाँ पे सबमिटेड करने होते हैं, वो सारी हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी हमें कमेंट मतलब करना है कि मेरे पास ये सारा डॉक्यूमेंट नहीं है और क्या प्रोसीजर है उनका बनाने का। वो सारा डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट में आपकी जब ज्वाइनिंग लगेगी तो आपको कौन कौन सा काम करना पड़ेगा, वहाँ पे क्या आपको कितनी छुट्टी मिलेगी, क्या आप इसमें ज्वाइनिंग होने के बाद आप पढ़ाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे है BPM, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे BPM है। तो BPM का मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, और एक और जो है आपकी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और एक और है आपका डाक सेवक की। तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ये ब्रांच पोस्ट मास्टर की। तो इनके काम होते हैं कि जब आपने पोस्ट ऑफिस में कभी भी फॉर्म अप्लाई करने गया, आप पोस्टल ऑर्डर वगैरह आप करवाने गए होंगे, तो वहाँ पे जो कंप्यूटर पे बैठे होते हैं, तो वहाँ पे जो कंप्यूटर पे बैठे होते हैं, जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, जो आपका स्पीड पोस्ट करते हैं, और वो सारे काम आप किसके अंडर में आते हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर के अंदर में। उनका ये होता है कि कौन कौन सा आपका जो मेल है सर, वो आपकी जो कौन सा मतलब जितने भी आए हुए होते हैं वो उनका मैनेजमेंट करना। बाकी बात है असिस्टेंट, वो उनसे नीचे पोस्ट पे होते हैं असिस्टेंट के तौर पे, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो इनका भी काम लगभग सेम होता है, उनसे नीचे पद पे होते हैं थोड़े। और उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आप ये दोनों पोस्ट में जाते हैं, अगर ये ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच
पोस्ट मास्टर। तो इन दोनों में आपको ज़्यादा भाग दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे एज इट इज़ आपको पोस्ट ऑफिस में ही आपको वर्क करना पड़ेगा। प्रोफेशनल वर्क है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपका डाक सेवक में होता है तो आप देखे होंगे डाकिया को साइकिल या किसी भी वाहन की मदद से जो डोर टू डोर आपका सर्विसेज देते हैं, आपकी जो लेटर रहते हैं वो पहुंचाए जाते हैं, डोर टू डोर आपको पहुंचाने जो आते हैं डाकिया, तो उनका काम होता है कि आपको आपकी जो भी मेल या चिट्ठी वगैरह आती है तो उन्हें घर तक पहुंचाना। तो फाइनली आप समझ गए होंगे कि इन तीनों पोस्ट में क्या क्या का काम करना पड़ता है। उसके बाद हम बात करें कि आप इस फॉर्म को कब से भर सकते हैं, तो आप इस फॉर्म को 27/1/2023 से ये स्टार्ट हो चुकी है और आप लास्ट आप 16/2/2023 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि आप इसमें कोई अगर मान ले फॉर्म भरने में कोई गलत हो जाए तो हम क्या इस फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल करेक्शन वगैरह की आपको फैसिलिटी दी गई है। अगर आपका फॉर्म गलती से इन केस आप गलती कर देते हैं फॉर्म भरने में, प्रिंट आउट करने के बाद आपको पता चलता है कि नहीं मैंने में तो फॉर्म में किसी का नाम गलती कर दिया आपने, मैं तो कुछ भी अगर आपने गलती कर रखा है तो आपको 3 दिन का एक्स्ट्रा समय मिल रहा है। आप उस फॉर्म को आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसका आप करेक्शन कर सकते हो बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका करेक्शन का दिया हुआ है कि आप इस डेट में आप इसको आसानी से करेक्शन कर सकते हो। आपको फॉर्म भरने के लास्ट डेट के 3 दिन एक्स्ट्रा डेट आपको मिल जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं सैलरी की, कि सैलरी सबके मन में डाउट होता है कि इनमें कितनी सैलरी मिलेगी। और आपको सबसे पहले बता दें, आपको इसमें 8 आवर वर्क करना पड़ेगा, तो 8 घंटे का वर्क है। उसके बाद अगर आप ब्रांच पोस्ट मास्टर में क्वालिफाई कर जाते हैं, आपकी मेरिट लग जाती है, तो उसमें आपको 12,000 से लेके 29,000 अप्रॉक्स सैलरी प्रोवाइड करेगी। और ये सैलरी इंक्रीज होती रहती है। अगर आप ज्वाइन होते हैं तो ईयरली आपकी सैलरी बढ़ती जाती है, तो बहुत अच्छी इसमें है कि और सबसे बड़ी बात ये तो आपको गवर्नमेंट की है नौकरी, तो आप श्योर है कि डेफिनेटली आप इसमें जाने की कोशिश हर स्टूडेंट के मन में होती है। और इसमें सबसे बड़ी बात, आप ज़्यादा भागदौड़ नहीं होता है, तो आप आसानी से इसमें जाके आप अच्छे खासे आप डिपार्टमेंटल दे के भी आप हायर पोस्ट पे जा सकते हैं। तो जो डाक सेवक में ज्वाइन होते हैं या असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर में ज्वाइन होते हैं, तो कई बार वो अपना प्रमोशन वगैरह करके वो अपर लेवल पे जा सकते हैं। बस उनके पास हायर लेवल की थोड़ी डिग्री होनी चाहिए, और उसके बाद आप आसानी से उसमें अपर लेवल पे जा सकते हैं। उसके बाद जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक होते हैं, उनकी जो सैलरी होती है वो आपकी 10,000 अप्रॉक्स 24,470 रुपीज़। और ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक के बीच में आपकी वर्क के अनुसार से आपकी सैलरी प्रोवाइड करेगी। उसके बाद अगर आप इसमें भी आप अगर नेक्स्ट प्रमोशन वगैरह होने के बाद आप हायर पोस्ट पे जा सकते हैं, इससे आप इस पोस्ट पे जा सकते हैं, इससे आप भी हायर पोस्ट पे जा सकते हैं। तो बात करें कि क्या हमें ये भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, सबसे बड़ी बात होती है मन में डाउट कि हम इस फॉर्म को भरें या ना भरें, क्या हमारी मतलब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो हम ये भी देखेंगे। और स्टेट वाइज में जो भी वैकेंसी आप जैसे ही इस फॉर्म को भरेंगे, तो सबसे बड़ी बात है कि आप ज़रूर ये देख लेना कि हमारी स्टेट में कितनी सीटें हैं। और सबसे बड़ी बात इसलिए हो जाती है क्योंकि आपको इसमें लोकल लैंग्वेज को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोकल लैंग्वेज नहीं जानेंगे तो आप वर्क को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो आपको लोकल लैंग्वेज जानना बहुत ज़रूरी है। तो और उसके बाद हम चलिए कुछ क्वालिफ़िकेशन और अदर क्वालिफ़िकेशन जो बताए गए इसमें हम उसको जानते हैं। तो देखते हैं कि अदर क्वालिफ़िकेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर ये तो देख सकते हो, ये ब्रांच पोस्ट मास्टर वगैरह का सारा चीज़ है। अब एज लिमिट की सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कहाँ से कितना एज है, तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। तो अगर आपका मिनिमम एज 18 साल है तो आप इस फॉर्म के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। अब मैक्सिमम आपकी 40 साल तक एज चलेगी, तो बहुत बड़ी एज है। और जैसा कि हर गवर्नमेंट में एज में छूट दिया जाता है, तो इस तरह से आपको भी एज में बहुत वरीयता दिया जाएगा। आप देख ही सकते हैं इतना आपको जैसे जैसे अदर गवर्नमेंट में आपकी छूट मिलती है वैसे वैसे आपको इसमें भी आपको छूट प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रखी गई है। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन तो पहले ही आपके पता है कि 10th पास आउट होना, किसी भी स्टेट से अगर आपने 10th का डिग्री है आपके पास
तो आप इस फॉर्म के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो द एप्लीकेंट शुड हैव ना स्टडी इन लोकल लैंग्वेज, और आप उन लोग जोन से स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं, आपकी डोमिसाइल है, वहाँ का आपको लोकल लैंग्वेज में आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, और आपने लोकल लैंग्वेज से ही आपने सेकेंडरी स्कूल में आपने पास आउट कर रखी है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि आपने जोन से स्टेट से हैं तो वहाँ के से आपने रीजनल लैंग्वेज से ही और लोकल लैंग्वेज से ही आपने क्वालिफाई किया होगा। जो सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई से वगैरह हैं तो वो अपना इंग्लिश मीडियम से होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अदर क्वालिफिकेशन में क्या क्या ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। अब बात करें कि कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर अगर मेरे पास हमारे पास कंप्यूटर की डिग्री नहीं है तो क्या हमें कोई दिक्कत हो सकती है। तो वहाँ पे बात कहें दिक्कत तो नहीं हो सकती, बट यहाँ पे नेसेसरी नहीं किया गया आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, बट आपके पास ये होना चाहिए कि आपके पास नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे आपको काम करना ही पड़ेगा आपको कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, डाक सेवक में तो साइकिलिंग का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अगर आप साइकिल नहीं चलाएंगे तो आप डाक चिट्ठी कैसे बांटेंगे। तो इस तरह से आपको साइकिल का नॉलेज होना भी ज़रूरी है, तो साइकिल का नॉलेज वहाँ पे ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करें तीसरे नंबर पे जो है, तो आपकी थर्ड नंबर पे आप देखें यहाँ पे एक्विट मीन्स ऑफ लाइवहुड, यहाँ पर आजीविका का पर्याप्त साधन होना जरूरी है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं नोट नंबर 2, नो पर्सन होल्डिंग एन इलेक्टेड ऑफिस विल बी कंसिडर ऑफ। यहाँ पे ये बात की है कि अगर अपने इस फॉर्म में मतलब अगर आप इसकी ज्वाइनिंग हो जाती तो कहीं अदर नहीं होना चाहिए, जैसे कि हम पहले से ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हैं और ये भी काम कर रहे हैं तो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। बस आप इसमें कर रहे हैं तो आपको कोई एक में है, आप परफेक्ट तरीके से काम कर रहे हैं। तो हम चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम बात करें आपकी जो रिजर्वेशन जो आपकी बताई गई है उस अनुसार से आपको ली जाएगी। उसके बाद आप मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको जो मेडिकल वहाँ पे रिक्वायरमेंट है आप देख सकते हैं सभी के लिए, लो विज़न वगैरह, आपकी जो ऐसे हाइट वगैरह हाइट होते हैं, आपकी जो देखने की क्षमता होनी चाहिए वो प्रॉपर आई होनी चाहिए। बाकी बात आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका सारी विकडम वगैरह जो भी है, तो आप यहाँ पे आप अच्छे से देख लीजिए, वैसे कोई नॉर्मल मेडिकल से आपको गुजरना होता है। उसके बाद और आपकी जो उसमें तो ऐसे मेडिकल नहीं होता, लेकिन अगर आपने जो PWD कैंडिडेट होते हैं, PWD कैंडिडेट के लिए आपको आप देख सकते हो कि आपकी जो किस फॉर्म, जैसे कि किसी का पैर हल्का सा मोड़ा हुआ, बाकी बात किसी की 1 लाख प्रॉब्लम है, किसी की एक बाजू प्रॉब्लम है, और किसी की सुनने की प्रॉब्लम है, और किसी की ये सारी लो विजन वगैरह ये आपको अच्छे से प्रॉपर आपको जिस अनुसार से आपको वरीयता छूट मिलती है उस अनुसार से आपको छूट मिलेगी। और हाँ, इसमें मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप हल्के फुल्के देखे जाते हैं, मेडिकल उसमें नहीं ज़रूरी नहीं है। उसके बाद बशर्ते आपकी प्रॉपर आई वगैरह सही होनी चाहिए, बाकी बात आप अच्छे से काम कर पाओ। उतनी नॉर्मल अगर हो भी तो इतनी नॉर्मल मेडिकल होगी नॉर्मल। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, आप ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई कर सकते हैं और आप मोबाइल से भी खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, अब हम बात करते हैं कि सीबीएसई जो छात्र इंग्लिश मीडियम से हैं और जिनको मार्क्स मिला है आपकी ग्रेड वाइज, तो ग्रेड वाइज मार्क्स मिला है तो उन्हें आप उनको किस अनुसार से आपको मार्क्स भरना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि जिन्हें आपको एग्ज़ाम में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी ग्रेड वाइज मार्क्स में आपको कौन कौन सा प्रोसीजर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, अगर आपने A1 ग्रेड लाई है तो आपको ग्रेड पॉइंट में जो नंबर मार्क्स मिलेंगे वो 10th मिलेंगे। अगर आप A2 लाए हैं तो उसके लिए 9 मार्क्स है, 9 पॉइंट आपको मिलेंगे। B1 लाए हैं तो 8 मिलेंगे, और उसके बाद B2 लाए हैं तो 7, इस तरह से C1 लाए हैं तो 6। आपने मार्कशीट में देख लेनी है कि आपने जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं जिनको ग्रेड पॉइंट मिले हैं, उसके बाद D आप ग्रेड लाए हैं तो उसके लिए 4 मार्क्स है। अगर हम बात करें कि कोई D ग्रेड लाया है तो 4 पॉइंट मिलेंगे, उसको उस ना से मल्टीप्लाई करना होता है 9.5 से, तो आपकी कितनी हो जाएगी लगभग 38 मार्क्स। तो आपकी 38 मार्क्स मानी जाएगी इस सब्जेक्ट में, आपने 38 मार्क्स मानी जाएगी। उस तरह से जो आपने 10th है
अगर आपने 10 हायर आपको A1 मानी जाती है, तो A1 आपने ग्रेड हासिल की है तो इसको आपको मल्टीप्लाई करनी है 9.5 से, तो आपकी मार्क्स जो हो जाएगी वो हो जाएगी 95। तो आपकी 95 उस सब्जेक्ट में मानी जाएगी। तो आपको जो फॉर्म फिलअप करनी है, उस फॉर्म फिलअप करने में आपको ये वाले आपको मार्क्स चढ़ाने होते हैं। तो यहाँ पे ये मार्क्स आपको चढ़ाए जाएंगे। आप यहाँ पे आप उन्होंने मेंशन कर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कि आपकी जो मार्क्स चढ़ेगी वो इस अनुसार से चढ़ेगी, आपको मल्टीप्लाई करके ही आपको वहाँ पे मैं आपको चढ़ाना होता है मार्क्स जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे। उसके बाद हम बात करें आगे, तो क्या हम बात करें कि अदर बोर्ड वाले एग्जाम कितने परसेंट हैं तो आप इस फॉर्म को भरें। तो अदर बोर्ड वाले हम बात करें कि आपकी कितनी परसेंटेज मार्क्स है। आपको अगर मन में डाउट है कि क्या हम इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, तो कई बार देखा जाता है कि पिछली बार का कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो पिछली बार का GDS की कट ऑफ में करीब, हम OBC की बात करें तो OBC कैंडिडेट की करीब 90+ कट ऑफ गई थी। और उसके बाद SC ST भी कम नहीं था, इसका भी कट ऑफ करीब 80+ वगैरह, 80 से लेकर 70 का अप्रॉक्स इसका कट ऑफ देखने के लिए मिला था। तो हम देखेंगे कि सबसे बड़ा मन में डाउट है कि क्या इस फॉर्म को भरें या ना भरें। तो इस फॉर्म को अगर आपकी परसेंटेज, कई बार क्या होता है कि पता चलता है कि हम फॉर्म भी ना भरें और इस स्टेट का कट ऑफ भी कम गया, तो अपने स्टेट के अनुसार से देखने की, अगर मेरा कि मेरे स्टेट में सीट के अनुसार से अगर आपने बोर्ड में लाए हैं आपकी 80+ परसेंटेज है तो बिल्कुल श्योर है, डेफिनेटली आप इसमें, अगर आप चांस की बात करें तो आपने 90% चांस है कि आपको हो जाएगा। उसके बाद अगर आपकी 70+ है तो भी बहुत बड़ा चांस बनता है आपका। अगर मान लीजिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में या आपके डिस्ट्रिक्ट में जहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, हो सकता है वहाँ पे सीट बहुत ज़्यादा हो, स्टूडेंट उस मात्रा में अप्लाई नहीं किया हो, इतने परसेंट मार्क्स वाले स्टूडेंट ज़्यादा अप्लाई नहीं किए हैं, तो वहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर आपकी 70+ है तो आप अपना चांस रखें, 70 से लेके 80% आपका चांस है कि हो सकती है, आपकी मेरिट लग सकती है, मेरिट शॉर्ट लिस्टेड हो सकते हैं। उसके बाद अगर आपको 60% से प्लस है तो चांस थोड़ा कम बनता है, लेकिन आप फॉर्म भरने में क्या जाता है, फॉर्म ज़रूर भरेंगे। तो ना ही तो आपको एग्ज़ाम देना है तो इसमें फॉर्म भरना तो आप क्यों छोड़ना है, फॉर्म भरने हैं, जब चांस बन रहा है तो क्यों नहीं भरना है। उसके बाद अगर आपकी 60% से कम है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फॉर्म मत भरना, क्योंकि अगर आपकी 60% से कम है तो बहुत कम चांस है कि आप इसको आप क्वालिफाई कर जाएंगे या फिर आपकी शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगी। अगर, क्योंकि इतना बहुत होते हैं, और आपकी सीट के अनुसार से आपकी जो 50,000 सीट है उसके अनुसार से पिछली बार तो कई ज़्यादा सीटें थी इसी, तो इस अनुसार से अगर आपकी 60% से कम है तो आप इस फॉर्म में थोड़ा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी मेरिट काफ़ी हाई चली जाती है कई बार इसमें। तो अब हम बात करेंगे कि अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवा लेनी है पहले से ही। तो एक नंबर पे हम बात करें तो यहाँ पे आप पहले नंबर पे तो आपको OBC सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST हैं तो SC और ST का सर्टिफिकेट वो आपको रेडी बनवा के रखने हैं। उसके बाद 2 नंबर पे बात करें तो आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड इनको ओके करके रखने हैं। तीसरे नंबर पे बात करें, इनमें कोई प्रकार के एरर्स, दोनों में आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों में एक जैसा नाम होना चाहिए, सारा चीज़ एड्रेस वड्रेस सारा एक जैसा होना चाहिए। उसके बाद आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट अनिवार्य है। उसके बाद आपका 4 है, आपकी जो 4 होगी वो आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जो आपने हायर सेकेंडरी से पास आउट की होगी या फिर आपने, तो वहाँ पे आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया होगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ये होनी चाहिए। 5th नंबर पे आपकी 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये होना अनिवार्य है। उसके बाद हम 6 नंबर पे बात करें, 6 नंबर पे तो आपकी किसी भी फॉर्म में इस पहले बता दें, किसी भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए और आपका मार्कशीट और ये होनी चाहिए, पैन कार्ड ओके होनी चाहिए। उसके बाद 7 नंबर पे आपको अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद इतने सारे डॉक्यूमेंट को आपको रेडी करके रखने हैं
ताकि आने वाले समय में आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उसके बाद जैसे ही शॉर्ट लिस्टेड होते हैं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ से आपको डेट प्रोवाइड कर देंगे, आपको मेल भी आ जाएगी कि आपको इतनी तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है। तो इस प्रकार से आपको वीडियो कैसा लगा तो वो हमें कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद अगर आप इस फॉर्म को भरना है तो आप इसको बिना लेट किए फॉर्म भरेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अच्छे परसेंट वाले स्टूडेंट छूट जाते हैं कई बार इस वजह से, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी फॉर्म में डेट है और इन वजह से वो देखते हैं कि कब तक कितना फॉर्म गिरा है, इस वजह से पता चलता है कि उनका लास्ट टाइम उसका फॉर्म ही नहीं फिलअप हो रहा है, क्योंकि सर्वर बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। और आपकी फॉर्म भरने की फ़ीस मात्र आपको 100 रुपीज़ लगने वाली है। तो आपकी फ़ीस जो है 100 रुपीज़ रहेगी आपकी फॉर्म भरने की, और ना ही इसमें एग्ज़ाम होने वाली है। तो आप ट्राई ज़रूर करेंगे, फॉर्म फिलअप कर देंगे और उसके बाद फॉर्म फिलअप करें उसके बाद। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन जितने भी गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट सेक्टर के जितने भी जॉब होते हैं तो आपको इस चैनल के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ढेर सारा बेनिफिट आपको मिल पाएगा, और जितने भी ट्रेड से रिलेटेड जॉब होते हैं वो सारे नोटिफिकेशन मैं लाता रहता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप दोस्तों के पास भी ये वीडियो शेयर करेंगे।